हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो सुखी कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आया हूँ जो बहुत ही कॉमर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे कि ये कई जगह आप पीजी करोगे या फिर यूजी करोगे, उसमें पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे बाहर एग्जामिनर आता है तो पूछ लेता है, वो देखता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो जैसे कुछ टर्म्स में लेकर, जैसे इनोवेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनोवेशन में, इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, इनोवेशन आपसे सिंपल ऐसे पूछ सकता है। या फिर रिस्क अनसर्टेनिटी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कोटा टैरिफ में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं आज लेके आया हूं। तो ये सभी के लिए, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में, सबके लिए। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, स्किप ना करें वीडियो को। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है, जिसमें से हमारा पढ़ा क्या है, इन्वेंशन और इनोवेशन। तो ये है क्या इन्वेंशन, इनोवेशन क्या होता है। अब कई बार बच्चे जब पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कई बार ये आता है कि एंटरप्रेन्योर, जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसको स्टेब्लिश होने के लिए इनोवेशन करते रहना चाहिए। तो इनोवेशन का मतलब लोग ये समझ लेते हैं, बच्चे कई स्टूडेंट से गलती भी करते हैं कि इनोवेशन क्या होता है कि लोग समझते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, उसको इनोवेशन समझ लेते हैं। लेकिन ये गलत है, ये इनोवेशन नहीं होता है। इनोवेशन क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करें। पहले आइए इन्वेंशन समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो देखिए इन्वेंशन क्या है, क्रिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया पहली बार, जैसे कि मान लीजिए जैसे बल्ब। ठीक, इसको हम लोग बल्ब का एग्जांपल दे सकते हैं। तो अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया पहली बार, तो ये क्या है, इन्वेंशन करी। कोई भी नई चीज जब आती है, कोई नई चीज बिल्कुल जो पहले कभी थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो हमने कुछ नई चीज लेके आए, इन्वेंशन किया। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंशन। ठीक, कोई नई चीज लेके आए। अब इनोवेशन क्या है, इट अकर्स इफ समवन इंप्रूव्स ऑन और मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। यहां पे इस वर्ड को जरूर लिखिएगा, एग्जिस्टिंग। ठीक, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या कहना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए। मार्केट में जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मोबाइल में जैसे जो अपडेट्स आते रहते हैं, तो ये क्या है, जो इनोवेशन किया है, चेंज किया उसमें। मार्केट में मोबाइल है, उसमें हम लोग कुछ नई चेंजेस करते हैं, कभी रैम बढ़ाते हैं उसमें, कभी एक्सटर्नल बढ़ाते हैं, कैमरा क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही हमने कुछ चेंजेस किए, उसमें कुछ ऐड करे। जैसे कार होते हैं, कार सबके पास होती है, जैसे कार में i10 होता है, उसमें भी कई सारे मॉडल्स आते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ चीज नई चीज लेके आते हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है हमारा कि इट अकर्स इफ समवन इंप्रूव्स ऑन और मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रोसेस था जो हम पहले यूज करते, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे टाइम बचे, तो क्या है, उस प्रोसेस में हमने कुछ चेंज किया। तो ये हमारा क्या होता है, इनोवेशन। इन्वेंशन क्या होता है, कोई नई चीज बनाना, उजागर करना, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन। ठीक, इनोवेशन क्या है, उसी में कुछ चेंजेस किए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने सेकंड डिफरेंस की तरफ। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये बहुत ही मतलब कॉमन टर्म है जो हर जगह यूज होता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी साथ साथ यूज कर लेते हैं। तो इसमें भी डिफरेंस होता है जो कई लोगों को नहीं पता नहीं होता है। और इसको हर जगह जहां पे रिस्क का यूज होता है वहां अनसर्टेनिटी यूज कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी यूज कर लेते हैं। जहां अनसर्टेनिटी यूज करना चाहिए वहां रिस्क का यूज कर लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है और काफी हल्का सा होता है, मेजर डिफरेंस होता है। तो उसको थोड़ा आइए समझते हैं क्या होता है रिस्क। पहले आइए रिस्क पढ़ते हैं क्या होता है। It refers to a decision-making situation under which all potential outcomes and their likelihood of occurrence are known to the decision maker. अब इसमें मतलब क्या है, यहां पे क्या होता है रिस्क में कि जो डिसीजन मेकर होता है, मतलब उसको आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर जो है, उसको पता होता है। यहाँ पे नोन वर्ड याद रखिए, नोन, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेबल। यहाँ पे हम लोग रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे डिसीजन मेकर को पता होता है कि हाँ ये रिस्क मुझे आने वाला है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या होता है,
इट रेफर्स टू सिचुएशन अंडर विच either the outcomes or their probabilities of occurrence are unknown। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां नोन है और यहां अननोन है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि अनसर्टेनिटी में यहां पे डिसीजन मेकर को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके साथ। तो ये हम लोग अनसर्टेनिटी होता है। एग्जाम्पल, अनसर्टेनिटी में होगा रिसेशन, अचानक से इकोनॉमी में रिसेशन पे आ गई, पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता था, तो ये क्या है अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या है कि हमने किसी नई कंट्री में जाके हम लोग नई फर्म खोल रहे हैं, तो ये पता है कि हो सकता है वहां हमारी डिमांड उतनी ना हो पाए, प्रोडक्ट ना सेल हो पाए, तो ये क्या है रिस्क, पता है कि वहां पे इतना रिस्क होगा। अनसर्टेनिटी क्या है, रिसेशन, अचानक से कुछ इकोनॉमी डाउन हो गई, हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, तो ये क्या है अनसर्टेनिटी। तो रिस्क क्या होता है, रिस्क आर कैलकुलेबल और it means which are known to the decision maker, इसको हम लोग कहते हैं रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी मीन्स इट इज नॉट इनकैलकुलेबल, इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज अननोन टू द डिसीजन मेकर, यहाँ पे उनको पता ही नहीं होता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लोग को पता होता है कि हाँ कि ये रिस्क हमको आ सकता है, इतना रिस्क है हमारा। ठीक, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिस्क और अनसर्टेनिटी, इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग अगर 12th में होंगे सीबीएसई बोर्ड में, तो उसमें भी फाइनेंस से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं, और बीकॉम एमकॉम में तो इंपॉर्टेंट है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये अब मैं इसमें ये बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने कैपिटल बजटिंग एक टॉपिक पढ़ा होगा, इसमें कई सारे मेथड थे, पे बैक मेथड था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड था, फिर हम लोग मॉडल मेथड की तरफ आए जिसमें डिस्काउंटेड आया, एनपीवी आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई। पहले हम समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, इसको मैं पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा है। इट इज अ ग्रेटर बेनिफिट ऑफ रिसीविंग मनी नाउ रादर देन लेटर, मतलब कि हम मनी की डिमांड आज करें कि हमें आज उसकी जरूरत है, कि हमें आज उसकी कितनी जरूरत है, ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब एग्जांपल कि आज से 10 साल पहले, मैं अभी का चलिए देता हूं, आज 100 रुपए कीमत है। ठीक, आप कुछ सामान लेने जाते हो, 100 रुपए कुछ सामान लेते हो, अब आप वही चीज 10 साल बाद लेने जाओगे, क्या उसकी कीमत 100 रुपए रहेगी? जैसे आप मान लीजिए कि आप लेते हो कार, ठीक, आपने कार ली 5 लाख की, ठीक, आप वही 10 साल बाद लेने जाओगे, ठीक, तो क्या उसकी वो कीमत रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि आज जो आप 1 रुपए में वो चीज खरीद लेते हो, आने वाले टाइम पे वो चीज नहीं खरीद पाओगे। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी रुपीस की वैल्यू जो हम लोग आज इतना खरीद पाते हैं ना, वो हम लोग उतना आने वाले टाइम पे नहीं खरीद पाते हैं। ये इन्फ्लेशन का होता है। कहते नहीं थे कि बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे जमाने में तो 1000 रुपए ही बहुत थे, 1000 रुपए बहुत थे उनके जमाने में। आज के जमाने 1000 रुपए में घंटा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आ पाता। आप ढंग से शॉपिंग तक नहीं करते, एक जींस दे लो काम खत्म हो जाता है, 7-8 जींस नहीं आती। तो क्या है कि इन्फ्लेशन होता है, इसकी वजह से हमारे उस टाइम जो चीज हम लोग खरीद पाते थे 1000 रुपए में, आज हम लोग वो चीजें नहीं खरीद पाते। तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है कि आज उस मनी की क्या वैल्यू है। ठीक, तो क्या 3 रीजन होते हैं जो हम लोग आज के डिमांड करते हैं। करंट कंजम्पशन, जैसे कि आज आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो ये क्या है? करंट कंजम्पशन की। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपके पास बजाय हम फ्यूचर को देखे, अरे हाँ हम लोग यहाँ 100 रुपए ये शेयर खरीद लेते हैं, फ्यूचर में हमको इतना मिलेगा, नहीं, आज हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम लोग वो देखते हैं कि हाँ हम आज इतना लगाएंगे, हमको कल परसों इतना पैसा वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये क्या री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तीसरा क्या है? रिस्क अनसर्टेनिटी, जिसको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि रिस्क कितना है। अनसर्टेनिटी की वजह से भी हम लोग आज मनी की डिमांड क्या कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है।
ठीक, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि आज हम मनी की क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक, आज हमें पैसे की जरूरत है। ठीक, बजाय हम इसके कि हम लोग बात कर देते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे बड़े बुजुर्ग का, बस हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर बड़े बुजुर्ग का आया थी कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे हमारे जमाने में 1000 रुपए बहुत है, 1000 रुपए तो समझ लो कि महल खड़ा कर देगा। लेकिन आज जमाने 1000 रुपए में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब बारी आती है कि इसका यूज कहां होता है। आप लोग 12th के लिए तो ये नहीं है, बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब आप लोग कैपिटल बजटिंग का टॉपिक पढ़ोगे, ठीक, तो उसमें एक टॉपिक आएगा क्या, दो मेथड, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न मेथड कैलकुलेट करें। कैपिटल बजटिंग क्या होता है मैं बता दे रहा हूं शॉर्ट में कि जो हम लोग एसेट को, जो कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल किस लिए आती है यूज, एसेट के लिए। जब हम लोग कोई चीज एसेट में जब कहीं इन्वेस्ट करने जाए, उसको खरीदने जाते हैं तो हम लोग एक बजट बनाते हैं। ठीक, ये होता है कैपिटल बजटिंग। ये शॉर्ट में मैंने खाली बताया आपको। ठीक, तो दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है हमारा, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सब हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या आता है हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, और आपका आता है IRR आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है। तो ये सब आपके कुछ मेथड्स होते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड में गलती क्या थी, उन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया था। मतलब कि वो लोग कैलकुलेट तो करते थे कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे इतने सालों में हमारा पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर को लोग इंक्लूड नहीं करते थे। यही मॉडर्न मेथड जब आए तो उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर किया। तो ये डिफरेंस था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि इट इज अ ग्रेटर बेनिफिट ऑफ रिसीविंग मनी नाउ रादर देन लेटर। ठीक, आज हमें रिसीविंग मनी मिल जाए बजाय बाद में। कौन होने तीन रीजन है, प्रेफरेंस ऑफ करंट कंजम्पशन, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हम लोग 1000 रुपए में पहले इतना सामान खरीद लेते, अब क्यों नहीं खरीद पाते, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। ठीक, इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग वहां पे उतना सामान नहीं खरीद पाते, हमारी परचेसिंग पावर जिसको आप कहते हैं कम हो जाती है। तो इसका यूज आप लोग नहीं समझोगे बीकॉम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग में ये चीज आएगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना 4th टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और उसके टाइप्स। तो चलिए अपने मैं 4th टॉपिक की तरफ आ गया हूं, टैक्स। आप सबको तो पता ही होगा भाई, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, ठीक, बहुत ही परेशान होते हैं कई लोग टैक्स 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 दे दे के। ठीक, तो ये बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट 12th लेवल का है। मुझे पता है कि बीकॉम लोग को तो बहुत ही आसान लगता होगा सर ये क्या पढ़ा है, लेकिन मैं 12th लेवल को भी यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। 12th बीकॉम एमकॉम सब टॉपिक्स को मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक, तो टैक्स तो आपको पता ही, टैक्स क्या होता है, द गवर्नमेंट विच इम्पोज ऑन कम्युनिटीज सर्विसेज, इसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक, आजकल GST चल रहा है, वैट हट चुका है। अब इसमें भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बताने वाला। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जहां पे कस्टमर का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे विच बर्डन विच कैन बी शिफ्टेड और अल्टीमेटली बॉर्न बाय द कस्टमर। जो हम लोग प्रोडक्ट्स जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग GST पे करते हैं। ठीक, हमने कोई सर्विस ली तो हम लोग GST पे करते हैं। तो जहां पे टैक्स ऑफ बर्डन विच कैन बी शिफ्टेड, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये तो आपको लोग को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और भी टैक्सेस लेके आया हूं। ठीक, तो मैं इधर आ जाता हूं। सबसे पहला कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे कि हमारे इंडिया में कौन सा टैक्स यूज होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट भी बढ़ता है। 2.5 लाख तक नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, तो क्या ऐसे ही जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जाता है। रिग्रेसिव टैक्स, रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम
जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट घटता जाता है। ये बेसिकली किस क्लास ऑफ पीपल के लिए बर्डन क्रिएट कर देता है? पुअर क्लास के लिए। ठीक, ये किसके लिए? रिचर क्लास को इफेक्ट करता है कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जाता है। लेकिन रिग्रेसिव में क्या होता है कि यहाँ पे अपोजिट है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट घटता जाता है। ठीक, ये होता है रिग्रेसिव टैक्स। फिर बारी आती है एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम से पहले मैं स्पेसिफिक टैक्स बता देता हूं क्या होता है। व्हेन अ टैक्स इज लेविड, लेविड मतलब चार्ज, ठीक, लेविड ऑन ए कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइज और वेट, मतलब कि यहां पे टैक्स एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर यूनिट या साइज को देखते हुए यहां पे एक स्पेसिफिक टैक्स लगता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ साइज वेट को देख के वो स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाता है, उसके वेट के हिसाब से, उसके यूनिट की, जैसे गोल्ड का होता है, जैसे उसमें कुछ कुछ चीजें होती है जिसे आप वहां पे एक स्पेसिफिक टैक्स लगता है। फिर एड वैलोरम टैक्स आते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये आप लोग कह सकते हो वैट का एग्जांपल, जो हम लोग पहले हमारे था जो अब हट चुका है, जीएसटी आ चुका है। जैसे हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा टैक्स लगता जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं शुगर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो जैसे हर प्रोसेस पे टैक्स ऑन टैक्स लगता जाता है, तो ये क्या होता है? एड वैलोरम टैक्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज दोज टैक्स व्हिच आर अल्टीमेटली borne by the customer or it is those tax which cannot be shifted. Indirect tax क्या होता है? It is those tax which can be shifted and which are ultimately borne by the customers. ये होता है indirect tax। और फिर इसके बाद इन सब के अलावा क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स, the rate which increases with increase in income। जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है, जैसे कि हमारा इंडिया इसको फॉलो करता है। फिर रिग्रेसिव टैक्स आता है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। फिर स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? इट इज दोस एट विच इम्पोज या फिर लेविड ऑन इट्स साइज, वेट और यूनिट्स ऑन कमोडिटी। ये होता है हमारा स्पेसिफिक टैक्स। एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड, इट इम्पोज ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कई सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है तो उसपे टैक्स ऑन टैक्स लगता जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एड वैलोरम टैक्स। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा पढ़ते हैं। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा और टैरिफ में डिफरेंस। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा है? जिसका नाम है कोटा और टैरिफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। कोटा और टैरिफ में डिफरेंस क्या होता है? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है। ये रहा डिफरेंस। टैरिफ, इट रेफर्स टू टैक्स लेविड या फिर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इट रेफर्स टू द restriction imposed on the quantity of goods imported। ध्यान दीजिएगा वर्ड रिस्ट्रिक्शन। ये क्या है? टैरिफ क्या होता है? टैक्स लगाना, चाहे इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो। कस्टम ड्यूटी ये सब क्या है? आपका टैरिफ है, जिसमें हम लोग टैक्स गवर्नमेंट लगाती है गुड्स के ऊपर। कोटा क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगाना, टैक्स का यूज ना करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक, तो ये क्या होता है? कोटा। गवर्नमेंट इसको भी, जैसे मान लीजिए चाइना से हम लोग इंपोर्ट नहीं करना चाहते, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। कुछ ऐसे स्टेप्स उठा के, कई सारे स्टेप्स भी होते हैं इसमें, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे ये क्या समझिए कि रिस्ट्रिक्शन लगाना, कि यहाँ पे लोग टैक्स नहीं बढ़ा रहे किसी गुड्स के ऊपर किसी गुड्स के ऊपर। हम लोग यहाँ पे क्या करें? रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट। तो इट रेफर्स टू अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। जो हम लोग गुड्स बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उस पर क्या करती है? रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। ठीक, फिर इफेक्ट्स ऑन जीडीपी। अब खुद बताइए जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो
हमारा टैक्स इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, जैसे इंपोर्ट का टैक्स बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट का टैक्स बढ़ा रही है, तो क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। यहां तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जीडीपी हमारा कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। भाई ये गुड्स नहीं आने चाहिए तो क्या है, रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये क्या है, हमारा इफेक्ट करता है जीडीपी पे। थर्ड डिफरेंस क्या है, इनकम। भाई टैक्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू आ रही है, तो कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज करेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट की बढ़ेगी इनकम, नहीं, किसका बढ़ेगा, टू इम्पोर्टर। ठीक, यहाँ पे इनकम से किसकी बढ़ती, इम्पोर्टर की। ठीक, वहां से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि यहाँ से नहीं लेना है। ठीक, तो टैरिफ में क्या होता है, कुल मिलाकर बस टैरिफ का इतना डिफरेंस समझिए कि यहाँ पे टैरिफ में क्या होता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन आइदर बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोटा क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक, बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटी। ठीक, फिर हमारा सेकंड डिफरेंस क्या है, इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज होती है और उसमें गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होती है। फिर थर्ड डिफरेंस क्या है, हमारा जो टैरिफ होता है जीडीपी को इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन जो हमारा कोटा होता है वो कोई इफेक्ट नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है टैरिफ और कोटा में, तो उसको याद रखिए कि क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग फिफ्थ टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से फिफ्थ टॉपिक ही है। तो वो कौन सा टॉपिक रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंपॉर्टेंट क्या मतलब 12th लेवल का है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग फिफ्थ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा है, फिफ्थ टॉपिक है मेरे ख्याल से। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो अब ये टॉपिक बेसिकली 12th आप सीबीएसई के और 11th एसएससी में ये होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, जिसमें हम लोग खाली यहाँ पे दो फैक्टर फिक्स होते हैं, बाकी वेरिएबल फैक्टर नहीं होता इसमें। ठीक, मतलब यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, बाकी सब वेरिएबल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रिटर्न टू स्केल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चार्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ऐसे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, और फिर कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वो समझ में आता है कि हाँ भाई ये इंक्रीज कर रहा है, यहां से डिक्रीज कर रहा है, फिर ये कांस्टेंट है, ये डिमिनिश, ये चीज समझ में आ जाता है कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये डिमिनिश हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ वर्ड यूज होता है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट। अब ये क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब मान लीजिए हमारे पास टेबल दे रखी है कि यहाँ पे आउटपुट जो हमारा बढ़ रहा है 10, 12, 16, अब इनका डिफरेंस देखिए 2, 4, यहाँ पे आप पढ़ा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग 23 कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो यहाँ पे जो रेट निकालना होता है ना, वो डिफरेंस का मीनिंग होता है कि यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से कर रहा है। ठीक, अब रिटर्न टू स्केल क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि यहाँ पे कई बार लिखा होता है कि इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 36 ले लूं, 34 ले लूं, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज तो कर रहा होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप आउटपुट दे सकते हैं 10, 20, 28, 34, देखने में तो लग रहा है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कौन से रेट से कर रहा है, रेट मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 10 और 20 का डिफरेंस 10, फिर 8, 6, 3 क्या है हमारा डिक्रीजिंग रेट। फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या आता है कि इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब बिल्कुल फिक्स है 5, 5, 5, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में बहुत कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता कि टोटल प्रोडक्ट एट अ इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर देन इट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग। तो उसका समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद डिक्रीज हो गया, समझ नहीं आता। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीज देन डिमिनिशिंग।
तो ये उसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया है। मैंने कॉन्सेप्ट ये मैंने देखा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं, कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंस को लेना होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट 10, 12, 16, 23 आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट ये भी देखा, हाँ 2, 4, 7। फिर डिक्रीजिंग रेट पे है 10, 20, 28, 34 आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, तो कैसा कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से 10, 8, 6। ये क्या होता है डिक्रीजिंग रेट। फिर कांस्टेंट 10 क्या होता है 10, 15, 20। मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक। 5, 5, 5 हमें डिफरेंस देखा, ठीक। तो ये मैंने आपके आज मैंने बहुत टॉपिक ऐसे बहुत से टर्म्स मैंने कवर अप करे हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। और इसके अलावा आपको लगता है कि हाँ मुझे ये टर्म्स नहीं आता यार, तो आप कमेंट करिए, मैं उसको अगले वीडियो में उस टॉपिक को जरूर लेके आऊंगा, ठीक। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके ही व्यूज से, आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाला हूँ, आगे भी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.